हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन एजुस्फीयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का 2.1.3 आर्टिकल। तो हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिन्हें हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 2.5, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको हमें ए और बी नाम दे देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। तो हमें क्या काम करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसमें से जो हमारी ए टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है, और जो हमारी दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है बी उसमें हमें क्या करना है, उस सेम अमाउंट यानी कि 0.5 ग्राम ही हमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेना है। इसके बाद एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि फिर हमें क्या करना है कि हर एक जो भी वहाँ से जो गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी, उसे हमें लाइम वाटर से पास कराना है। लाइम वाटर क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है। तो पानी में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन मिलता है उसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो वो जो गैस है जब हम उसे लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी, वो हमें बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेटअप कि हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसके अंदर हमने क्या है, डाइल्यूट HCl डाल दिया है। यहाँ से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, साथ ही ये हमारा ट्रिसल फनल हो गया जिससे हम क्या है HCl डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक, और ये हमारा क्या है, डिलीवरी ट्यूब हो गया, जो यहाँ से गैस निकलेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस टेस्ट ट्यूब में हम इस टेस्ट ट्यूब में जाकर या फिर किसी भी सिलेंडर से अगर हम कनेक्ट करें तो वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्या है, उस गैस को टेस्ट करना है किसी सोल्यूशन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर से। तो यहाँ से जो भी गैस इवॉल्व होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए इधर की तरफ आएगी। तो जब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से उस गैस को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की चेंज हो जाएगा, जो किसके प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी शो करता है कि क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है। द रिएक्शन ऑकरिंग इन अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, यानी कि जो भी हमारा क्या था, ऊपर जो भी रिएक्शंस हुई थी हमारी, यहाँ पर जो भी रिएक्शन हुई थी उसको हम क्या है, यहाँ पर इस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ था, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था, उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला था, और तो उसके साथ में उसने रिएक्ट करा तो क्या फॉर्मेशन हुई, किसकी फॉर्मेशन हुई, हमारा सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, सोडियम क्लोराइड की। वाटर इवॉल्व हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से इवॉल्व हुई है। अब हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, वहाँ पर क्या था, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसमें हमने क्या है, डाइल्यूट HCl डाला, तो वहाँ से भी हमें क्या है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, सेम सॉल्ट है बट यहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हुआ और वाटर हमें मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हुई। अब ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कराया तो क्या हुआ, तो हमारा लाइम वाटर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, एंड ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो यहाँ से जब क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक वाइट PPT बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके कारण क्या है, जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की चेंज हो जाता है, वो इस PPT के कारण होता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से पास कराई जाती है। तो ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की किस कारण से चेंज होता है, वाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिएक्ट करती है वहाँ से, और साथ में क्या वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब आगे है हमारे पास ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब क्या है, अगर हम ज़्यादा ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देंगे तो क्या होगा, ऊपर से हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका था जब हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया था, तो वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन अब हम और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना है वो दोबारा से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और वहाँ से क्या है, हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये तो सॉल्युबल है तो फिर से क्या हो जाएगा, लाइम वाटर क्लियर हो जाएगा और उसकी मिल्कीनेस फेड हो जाएगी। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारा लाइमस्टोन है,
चॉक है और मार्बल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट होते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट कर कर या एक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिवॉल्व करते हैं और पानी की फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन को हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसके फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 2.6 हमारे पास, तो टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ नॉक्टिलिन सोल्यूशन, यानी कि हमें क्या करना है 2 ml डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेना है। तो आपको पता ही है कि NaOH हमारा क्या है, बेस होता है, तो उसके वो हमें कितना लेना है 2 ml लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में उसमें क्या है 2 drops हमें फिनोक्सिलिन सोल्यूशन की डाल देनी है। तो जो कलर है सोल्यूशन का वो बदलेगा, तो क्या जो है सोल्यूशन का कलर बदल गया। ऑब्वियसली फिनोक्सिलिन क्या है हमारा इंडिकेटर है जिससे हमें क्या एसिड और बेस का पता चलता है। तो जैसे ही फिनोक्सिलिन को NaOH सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। एंड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू दी अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डालना है सेम में, यानी कि हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमारे पास क्या था NaOH था, तो NaOH में हमने क्या करा था फिनोक्सिलिन की कुछ ड्रॉप्स डाली थी। जो ये सोल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया था हमारा, पिंक हो गया है। अब हमें क्या काम करना है, उसी सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालना है। तो अब इसके अंदर क्या है, हम डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं। जैसे ही हम डाइल्यूट HCl डालेंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप तो क्या कलर चेंज होगा मिक्सचर का। वाई डिड द कलर फिनोक्सिलिन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड, यानी कि जैसे हमने एसिड डाला तो इसका कलर क्यों बदल गया है, तो ये पिंक से क्या किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस क्यों हुआ है, क्योंकि अब पहले क्या था हमारे पास बेस था, तो जैसे ही हमारा जो फिनोक्सिलिन है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या है एसिड डाल रहे हैं यहाँ से, तो जो हमारा सोल्यूशन है जैसे ही वो एसिडिक होता चला जाएगा वैसे ही क्या जो पिंक कलर है वो फेड हो जाएगा, क्योंकि जो फिनोक्सिलिन है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो पिंक कलर है वो फेड हो जाता है, कलरलेस सोल्यूशन बनता है। फिर हमें क्या करना है, हमें दोबारा से NaOH सोल्यूशन क्या है इस मिक्सचर के अंदर डालना है। तो क्या दोबारा से पिंक कलर पेयर हो जाएगा, ऑब्वियसली पिंक कलर आ जाएगा। कैसे, जैसे जैसे हम NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वैसे ही क्या है जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है बेसिक हो जाएगा, जो पिंक कलर है फिनोक्सिलिन का दोबारा से आ जाएगा। तो आपको व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो इन दी अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ द बेस इज नलिफाइड बाई एसिड एंड वाइब्रेशन, यानी कि ऊपर वाली एक्टिविटी में क्या देखा हमने कि जो इफेक्ट था बेस का वो किसने नलिफाई कर दिया है, एसिड ने, और वाइस वर्सा हो रहा है। यानी कि जो हमने क्या करा था, बेस डाला था तो बेस के कारण क्या पिंक कलर आ रहा था, फिर इसके बाद क्या था जैसे एसिड डाल रहे थे वैसे ही क्या है वो कलरलेस सोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इफ़ेक्ट है बेस का, जब हमने एसिड डाला था तो बेस का इफेक्ट किसने ख़त्म कर दिया, एसिड ने, और जब हमने बेस डाला तो एसिड का असर किसने ख़त्म कर दिया, तो बेस का। यानी कि जो हमारा एसिड और बेस है वो क्या कर रहे हैं, नलिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, यानी कि ऊपर जो रिएक्शन हुई थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NaCl और H2O होगी। यानी कि जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हमारी एसिड और बेस के साथ में होती है और वो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एक्टिविटी 2.7 है, तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग। तो हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी अमाउंट कॉपर ऑक्साइड की लेनी है एक बीकर में, और उसमें क्या है थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देना है और उसको धीरे धीरे क्या करना है, स्टिर करना है, यानी कि ग्लास रॉड की मदद से उसको मिक्स करना है, चलाना है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, तो हमें क्या करना है, जो सोल्यूशन का कलर है उसको नोट करना है और ये बताना है कि कॉपर ऑक्साइड के सोल्यूशन को हमको क्या हुआ है। तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स, तो हम क्या नोट करेंगे कि जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो गया है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिजॉल्व हो चुका है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज, तो जो ब्लू ग्रीन कलर आया है सोल्यूशन का वो किसके कारण आया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है मतलब दूसरा प्रोडक्ट बन गया है कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन, यानी कि जो कॉपर सेकेंड क्लोराइड है कॉपर ऑक्साइड इसमें चेंज हो गया, कॉपर सेकेंड क्लोराइड में चेंज हो गया, जिसके कारण क्या है जो कलर है वो हमारा ब्लू ग्रीन हो गया है। तो जनरली हम कैसे लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन को,
वो ऐसे कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास now write and balance the equation of the above reaction. Since metal oxide react with the acid to give salt and water similar to the reaction of base with acid, metal oxide are said to be basic oxide. तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे बोला है कि उस रिएक्शन को हमें खुद लिखना है बैलेंस करके। तो जो मेटालिक ऑक्साइड है जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में वो तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे बेस कर रहे थे एसिड के साथ में रिएक्ट करके, तो इसीलिए हम मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो एक बार देखिए आप यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा बेस है जब वो क्या करेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके बाद में जब हमने क्या करा, यहाँ मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन को देखा तो यहाँ पर भी सेम ही हुआ, मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के साथ में रह कर सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है इसीलिए जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उसको हम क्या, मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी एसिड के साथ में। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ में, बेस के साथ में। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5, यानी कि हमने अभी क्या देखा था ऊपर एक्टिविटी 2.5 में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या देखा था वहाँ पर हमने कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो कि एक बेस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि वहाँ पर क्या था, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है वो किसके साथ ये रिएक्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा था एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा था। तो वहाँ पर क्या है, वही सेम रिएक्शन होगी हमारी एसिड एंड बेस वाले की। जब एसिड हमारा किसके साथ में रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो बेस था वो क्या था, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई थी और वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेस है, बेस ने किसके साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हमारा एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो इसीलिए जो भी हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो हमारे क्या है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। जिस तरीके से मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं उसी तरीके से हम क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, एसिड की तरह बिहेव करते हैं बेस के साथ और वहाँ से सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम क्या है, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो why should curd and sour taste not be kept in the brass and copper vessels? तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने कि why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels, यानी कि जो हमारे कर्ड है, कर्ड यानी कि दही हो गई, और जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं उसको हमें क्या है, ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कर्ड है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जितने भी सॉर्स यानी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि एसिड जो भी चीज़ें जिसमें हमारा एसिड पाया जाता है वो खट्टी होती हैं, यानी कि जो भी हमारी सॉर्ट चीज़ें हैं उस समय क्या है, एसिड पाया जाएगा। तो जब एसिड को हम ब्रास और कॉपर के वेसल में रखेंगे, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो जो वो क्या है, हमारा कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंस है वो क्या है, मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और वहाँ से एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो पॉइजनस सॉल्ट होता है। इसीलिए हम क्या है, उसके जो हमारा ब्रास एंड कॉपर वेसल है उसमें क्या है, कर्ड या फिर जो सॉल्ट सब्सटेंसेस है वो नहीं रखते हैं। अब इसके बाद है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी कि कौन सी गैस क्या होती है, लिबरेट होती है जब हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। लेट्स स्टेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो
मेटल है, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो इसको इलस्ट्रेट करना एग्जांपल क्योंकि ऊपर दे रखा है उसको आप लिख सकते हैं। तो उसके प्रेजेंस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमें पता है कि ऊपर भी ये समझा रखा था, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। जब उसे उसके पास में बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आएंगे तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ में क्या है, बर्न करेगी, जिससे हम क्या है इसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटल compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है A, उसको हमने क्या है डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया और उसने एफरवेंसेस के साथ में, एफरवेंसेस यानी बबल के साथ में, एक तेजी के साथ में रिएक्शन करी। तो जहाँ से जो गैस निकल रही है उसने क्या करा, बर्निंग कैंडल को बुझा दिया है। तो इसके लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और इन्होंने बोल रखा है अगर एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड है एक, उसका एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या है, एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक प्रोडक्ट हो गया। तो जो गैस यहाँ से इवॉल्व होगी वो क्या होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो क्या है हमारा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नॉन सपोर्टर होती है कंबशन की, वो कंबशन में मदद नहीं करती है, तो इसीलिए वो बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। तो जब हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड है तो जो हमारा मेटल कंपाउंड है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा। तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं इसकी ऊपर से देख के। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस, ऑल बेस हैव इन कॉमन, यानी कि जितने भी हमारे एसिड और बेसिस हैं सबके पास कॉमन में क्या होता है। तो in section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical properties. What lead to the similarity in properties? तो जो हमारा section 2.1 है वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जितने भी एसिड होते हैं उनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती हैं। तो ये जो सिमिलरिटी आ रही है प्रॉपर्टीज़ में किसके कारण होती है, उसी तरीके से हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, यानी कि जितने भी हमारे क्या हैं मेटल से वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है सारे मेटल के लिए कॉमन हो गई, क्योंकि जब भी क्या होगा कोई भी मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी एकदम कंपलसरी हो गई। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर और कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिडिक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जितने भी एसिडिक कंपाउंड है क्या सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि जब भी एसिड क्या मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब जो हमारा एसिड है उसके पास में क्या है, हाइड्रोजन होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्टिविटी 2.8 है, तो उसमें क्या करना है हमें, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ETC, यानी कि हमें क्या करना है, सोल्यूशंस लेने हैं कुछ, ग्लूकोज का लिया हमने, अल्कोहल का लिया, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया और हमने सल्फ्यूरिक एसिड का लिया। फिक्स टू नेल ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन ए 100 ml बीकर, यानी कि हमें क्या करना है, एक कॉक लेना है, उस पर क्या है 2 नेल्स इस तरीके से हमें अटैच कर देना है एक 100 ml के बीकर में। कनेक्ट द नेल टू 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। तो यहाँ पर हमें वही करना है जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में करते तो सेम कैथोड एनोड की तरह यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक हमारी क्या है कैथोड होगी और एक हमारी एनोड होगी। तो ये 6 वोल्ट बैटरी से हमने क्या इसको कनेक्ट कर दिया, साथ में एक बल्ब है और एक स्विच है हमारे पास में। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। तो हमें क्या करना है, उस बीकर में थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है डाल देना, करंट को हमें ऑन कर देना है। तो रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेम चीज़ हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करना है। तो हमें जो भी ऑब्जर्व होगा वो हमें बताना है। अब रिपीट करना है सेम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग, यानी ग्लूकोज के साथ में अल्कोहल सोल्यूशन जो भी हम क्या दूसरे यहाँ से सोल्यूशन लेंगे। तो डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो क्या बल्ब हर केस में ग्लो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3, यानी कि जो बल्ब है वो सिर्फ कब ग्लो करेगा, सिर्फ उस केस में ग्लो करेगा जिस केस में हमने क्या है एसिड डाल रखा है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम क्या देखेंगे यहाँ से कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल से जब हमने क्या था करंट को पास कराया था तो जो बल्ब था बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही, कंडक्ट ही नहीं करा रहे वो। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो सॉल्यूशन से पास हो रहा है।
तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कब फ्लो हो रहा था, बल्ब कब ग्लो कर रहा था, जब हमने उसमें एसिड डाला था, यानी कि हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl जब हमने डाला था, तो जब क्या है बल्ब ग्लो कर रहा था। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके थ्रू जा रहा है, जो हमारे एसिडिक आयन, यानी कि एसिड के अंदर जो आयंस पाए जाते हैं उनके मूवमेंट से क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। तो एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एस कैटायन एंड एनायन सच एज HCl in HCl and NO3 in nitric acid and SO4 2 नेगेटिव इन H2SO4। तो यहाँ से क्या समझा रखा है कि जो हमारा एसिड है उसके पास में कीटाइन के तौर पर H पॉजिटिव आयन होता है और एनाइन की तरह। अब देखिए सारे जितने भी एसिड है उसमें क्या H पॉजिटिव रहेगा, कैटायन। एनायन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे HCl है, HCl में हमारा क्लोरीन है। नाइट्रिक एसिड में हमारे पास नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हमारा सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव। और हमारे पास ये है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा आयन है, ये एनायन है एसिटेट आयन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन बोलते हैं, CH3COO नेगेटिव। सिंस द cation present in the acid is H positive, this suggests that acid produce hydrogen ion in solution। यानी कि जो हमारा कीटाइन है जो सारे एसिड्स में पाया जाता है वो H पॉजिटिव है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जो एसिड है वो हमारे क्या हर बार जब भी रिएक्शन करेगा वो H पॉजिटिव आयन को सोल्यूशन में देगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एस्टर। तो हमें क्या सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, किसके साथ करना है, हमें अल्कलीज के साथ में करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो बेस और अल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है कि जो भी हमारा बेस है, ठीक है, अल्कलीज क्या होती हैं, बेस ही होती हैं, बट जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसी को ही हम अल्कली बोलते हैं, ठीक है। सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो बेस हमारा पानी में सॉल्युबल हो जाए उसको ही हम क्या है अल्कलीज बोलते हैं। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटी। तो हमने क्या कंक्लूड करा ऊपर की एक्टिविटी से कि जो हमारा एसिड है उसके पास H पॉजिटिव आयन होता है, जिसके कारण क्या है करंट फ्लो होता है, और इसी के कारण क्या है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। तो करंट का फ्लो होगा हमारा जब भी हम कोई सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, कि जब एसिड और बेस को क्या पानी में डालते हैं तो क्या होता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।